स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। सीएम कैंप कार्यालय से शुरू की गई ये योजना, जिसमें वर्चुअल माध्यम से सभी जनपदों के अधिकारी और जनता मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने योजना को लेकर विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश भर में 16,929 लाभार्थी बालिका, शिशु और मां को महालक्ष्मी किट सौंपी गई है। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि साल भर के भीतर लगभग 50,000 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा सके। महालक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। इसमें पहले चरण में आज के दिन जो है 16,929 लोगों को इससे आच्छादित किया गया है, उनको लाभान्वित किया गया है और पूरे वर्ष में 50,000 से भी अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनको जो ज़रूरतमंद है, जिनकी आवश्यकता है, उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है और आने वाले समय में ये 50,000 तक जो है लोगों को लाभान्वित करेगी। बहुत अच्छी योजना है ये, माँओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और एक प्रोत्साहन का काम कर रही है माँओं के लिए भी। क्योंकि कुछ माँ सोचती हैं कि हमने लड़की को जन्म दे दिया तो बहुत बड़ा वो कर दिया है, तो इसलिए ये प्रोत्साहन है, बहुत अच्छा है। इसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जो लड़कियों के लिए, मतलब जो सोचा नहीं जाता है गांव में छोटे छोटे, उसमें लड़कियों को इतना मतलब खाने पीने की भी, मतलब हर चीज़ की उससे वो हो जाता है, तो वो उसके लिए उनके बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। इस किट में क्या क्या दिया गया? ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, बादाम वगैरह हैं और छोटे बच्चों के कपड़े कुपड़े वगैरह, गर्म कपड़े, और जितनी जो भी एक महिला को, जो जन्म देने वाली महिला के लिए और बच्चे के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें उसमें। उत्तराखंड में महालक्ष्मी योजना के शुभारंभ के मौके पर महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की और योजना के बारे में विस्तार से बताया है। राज्य की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी हमारे साथ हैं। आज उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। रेखा जी से पूछते हैं कि इस योजना को उन्होंने कैसे प्लान किया और इस योजना से पहाड़ की महिलाओं को कितना लाभ मिलने वाला है। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस योजना से कितना लाभ मिलेगा और कैसे आपने इस योजना का खाका खींचा? देखिए, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना इस रूप में बनकर तैयार हुई कि हम बेटी के पैदा होने पर माँ के या उसके परिजनों के माथे पे किसी भी प्रकार का शिकन ना आने पाए, यानी कि बेटी के आगमन को वो स्वागत के रूप में देखे, बेटी के आगमन को वो लक्ष्मी के रूप में देखे। ये बहुत आवश्यक हो गया था कि ये संदेश देना, तो उसलिए हमने एक योजना प्रारंभ करी महालक्ष्मी किट, जिसमें माँ के लिए वो सारी सामग्री रखी गई है जो उसकी आवश्यकता प्रसव के उपरांत रहती है, और साथ साथ में बच्ची के लिए भी वो सारी चीज़ें रखी गई हैं जो उसको पैदा होने के उपरांत में उसके स्वच्छ और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होती है। तो एक कोशिश है, एक प्रोत्साहन है, एक उपहार है और एक मैं कह सकती हूँ कुछ शुभकामना है हमारी ओर से कि आपने जो ये काम किया है या आपने जो ये इस बच्ची को आप इस धरा पर लेकर आई हैं, उत्तराखंड सरकार, धामी जी की सरकार उसका स्वागत करती है और शुभकामना देती है। मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से जो हम कहते हैं कि बेटियों की संख्या बेटियों के मुकाबले अभी कम है, तो उस और बढ़ोतरी होगी, लैगिंग असमानता खत्म होगी। इस दिशा में हमारा ये प्रयास है। मंत्री जी, बेटियों का तो जिक्र हो गया, पर बेटे जो पहले योजना में थे वो बाहर हो गए, तो बेटों के लिए भी क्या कुछ योजना है आपके पास? देखिए, मुझे ये बताइए कि आज की तारीख में यदि 1000 लड़के हैं और हमारे प्रदेश में 960 लड़कियां हैं, तो ये बताइए कि आखिरकार वो 40 लड़कियों की आपूर्ति आप कैसे करोगे? तो यदि ये संख्या घटती चली गई तो आखिरकार उत्तराखंड को हरियाणा जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए उत्तराखंड को बेटियों को बढ़ावा देने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम उसको प्रोत्साहित करें। मेरा मानना है प्रकृति ने 2 फूल दिए हैं, बेटी के रूप में भी है, बेटे के रूप में दिए हैं। दोनों ही एक ही सिक्के के माँ के लिए या समाज के लिए पहलू होने चाहिए, क्योंकि दोनों के बगैर जो है प्रकृति नहीं चल सकती है। लेकिन हमारी सोच ने कहीं ना कहीं बेटियों को हतोत्साहित किया है, कन्या भ्रूण हत्या जैसे काम करने के लिए मजबूर किया। तो इसलिए इस सोच पे कुठाराघात करने के लिए मैंने जो है महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ करी है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कभी ऐसी हमें सामना करना पड़े कि हमारे लड़कों की संख्या लड़कियों के मुकाबले कम हो, तो ये अभियान हम उनके लिए भी चलाएंगे। तो ये मंत्री थी जिनका कहना था कि जो लिंगानुपात का अंतर है, अगर ये सुधार हुआ तो बेटों के लिए भी ये योजना जल्द ही आएगी। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। और पुष्कर सरकार ने अगले 3 से 4 महीने के भीतर उत्तराखंड को कंप्लीट
वैक्सीनेशन स्टेट बनाने का फैसला कर लिया है, जिसकी घोषणा खुद प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हालिया दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने राज्य को मिलने वाले कोरोना वैक्सीन के कम कोटे को लेकर बात की है। साथ ही उत्तराखंड की जनता को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराकर अगले 3 से 4 महीने के भीतर 100% वैक्सीनेशन करने की बात कही है। पूरे प्रदेश के अंदर सबको मुफ्त में वैक्सीन देंगे और हमारा लक्ष्य है कि अगले 4 महीने में पूर्ण रूप से उत्तराखंड को वैक्सीनेशन से पूर्ण कर लेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर सबको मुफ्त में वैक्सीन देंगे और हमारा लक्ष्य है कि अगले 4 महीने में पूर्ण रूप से उत्तराखंड को वैक्सीनेशन से पूर्ण कर लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन के लिए 34 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है। उनकी समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। बता दें कि 14 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में इस पर विचार विमर्श किया गया और परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन इत्यादि विषय के संबंध में सहायता के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पहला पहाड़ दौरा तय है। सोमवार से प्रस्तावित हुआ है मुख्यमंत्री का दौरा। मौसम खराब हुआ तो मंगलवार से दौरे की तैयारी। रुद्रप्रयाग चमोली जा रहे हैं सीएम पुष्कर धामी। केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। मंदिर में नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कोविड कर्फ्यू का पालन होगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। रात्रि विश्राम रुद्रप्रयाग में करेंगे मुख्यमंत्री धामी। अगले दिन चमोली जाएंगे सीएम पुष्कर धामी। प्रभारी सचिव डीआईजी कमिश्नर भी जा रहे हैं दौरे में साथ। और देहरादून से खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राजकुमार चाहर ने की है मुलाकात। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर अध्यक्ष ने किसान हित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की है। राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध। किसानों को सभी संचालित योजनाओं का समय से मिले लाभ। किसानों की कठिनाइयों को खत्म करने के प्रयास जारी हैं। और मुलाकात के दौरान कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। और चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे अगली खबर के। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की बैठक में बोर्ड को भंग करने के मुद्दे पर कोई चर्चा न होने से तीर्थ पुरोहितों को झटका लगा है। वो बोर्ड बैठक में उनके आंदोलन को लेकर कोई ना कोई निर्णय होने की उम्मीद कर रहे थे। बता दें कि सरकार ने देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की अचानक बैठक बुलाई थी और बोर्ड भंग करने की मांग कर रहे तीर्थ पुरोहितों की निगाहें बैठक पर लगी रहीं, लेकिन बोर्ड बैठक में तीर्थ पुरोहितों की मांग पर कोई चर्चा नहीं हुई। देवस्थानम बोर्ड के मसले पर सरकार रोल बैक को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई चारधाम की बैठक में सीएम ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि हम सेवा और सहयोग के साथ सभी समस्याओं का हल करेंगे। साथ ही इससे संबंधित जो भी सदस्य हैं वो अपने विचार साझा कर सकते हैं, उसको हम हाईकोर्ट के समक्ष रखेंगे। विद्यालय जो वहाँ पर खुलना है उसके संबंध में हम लोगों ने उसमें फैसला लिया है कि जो उसी की सरकारी भूमि है उसी भूमि को हम उसको देंगे। और उससे ज़रूरी संबंध जो कि एक औपचारिक जो बैठक थी उसमें बहुत सारे सुझाव आए हैं। हमने कहा है कि चूँकि सरकार का उद्देश्य ये नहीं है कि हम उस पर कोई कब्जा करें, उस पर अधिकार जमाएं। सरकार का काम केवल इतना है कि हम उसमें व्यवस्था बनाने का काम करेंगे, उसमें सुविधाएं देने का काम करेंगे। बिजली, पानी और अन्य प्रकार की जो भी सुविधाएं आवास से संबंधित हो सकती है उनको सरकार देने का काम करेगी। वहाँ पर और देवस्थानम बोर्ड कब बना? जम्मू कश्मीर के श्राइन एक्ट के तर्ज पर निर्माण हुआ है देवस्थानम बोर्ड का। साल 2019 में त्रिवेंद्र रावत सरकार में प्रस्ताव तैयार हुआ है। देवस्थानम बोर्ड कब बना ये हम आपको बता रहे हैं। 27 नवंबर 2019 को उत्तराखंड कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 5 दिसंबर 2019 को विधानसभा के से पास हुआ विधेयक। और देवस्थानम बोर्ड कब बना ये हम आपको बता रहे हैं। 14 जनवरी 2020 को राजभवन से विधेयक को मंजूरी मिल गई। 24 फरवरी 2020 को देवस्थानम बोर्ड में सीईओ नियुक्त किए गए। तीर्थ पुरोहित क्यों हैं नाराज? मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण से नाराज हैं तीर्थ पुरोहित और चारधाम की परंपराओं से खिलवाड़ का आरोप लगा रहे हैं तीर्थ पुरोहित और इसी की वजह से उनकी नाराजगी सामने आई है। चारधाम के लिए विनाशकारी कदम लगता है, ये कहना है तीर्थ पुरोहितों का।
देहरादून हरिद्वार के बाद अब ऋषिकेश में पहुंचा हुक्का। गंगा घाट पर हुक्का पीकर हंगामा करने वाले 3 अरेस्ट किए गए हैं और ऋषिकेश पुलिस ने सख्त धाराओं में दर्ज किया है मुकदमा। देवेंद्र आनंद अमर सिंह जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। हुक्का, पाइप और चिलम भी पुलिस ने बरामद किया है और मिशन मर्यादा के तहत ये एक्शन शुरू हुआ है। ऋषिकेश कोतवाल शिशुपाल नेगी के निर्देशों पर कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड पुलिस के मिशन मर्यादा के तहत अब हरिद्वार के नामी संत और साधु भी पुलिस की मुहिम के समर्थन में उतर आए हैं। हरिद्वार से आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि हमें अपनी संस्कृति का संरक्षण करना है और धर्मनगरी हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध आस्था का केंद्र है। हमें कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना है जिससे किसी की भी भावनाएं आहत हों। वहीं हरिद्वार सिटी पुलिस की कार्रवाई और मुहिम को भी कैलाशानंद महाराज ने सराहा है। जय गंगा मैया। गंगा किनारे किसी प्रकार का नशा, गंगा किनारे किसी प्रकार की अभद्रता, गंगा किनारे किसी प्रकार की अशिष्टता करना गंगा ही नहीं अपितु राष्ट्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है। आज हर की पौड़ी पर, गंगा किनारे, अलग अलग घाटों पर जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहे हैं नशा करते हुए, मद्य पदार्थों का सेवन करते हुए, मुझे लगता है अत्यंत शर्मनाक है ये। और दुष्यंत गौतम ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं दुष्यंत गौतम, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। आप उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर के काफी बातचीत चल रही है। उत्तर प्रदेश कांवड़ यात्रा करने पर आमादा है, उत्तराखंड कह रहा है कि हम कांवड़ यात्रा को इजाजत नहीं देंगे। तो लगता नहीं कि इसको लेकर के कोई 2 स्टेट के बीच में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है? देखिएगा, धर्म का काम होता है व्यक्ति को जीवन देना, जीवन यापन कराना। इसलिए धर्म से पहले व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है और जान बचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। जो सरकार की कैबिनेट निर्णय लेगी उत्तराखंड की, वो मान्य होगा। उत्तराखंड सरकार ने जो निर्णय लिया है उत्तराखंड की जनता के पक्ष में निर्णय लिया है। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए? नहीं, वो उनका अपना विषय है। कोविड-19 का पालन करते हैं, वो करा सकते तो कराए, हमें कोई समस्या नहीं है इसमें, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में बाहर से लोगों को आना है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजर कर जाना है खाली, लेकिन उत्तराखंड में आना है। आने के दौरान में हमने अपनी उत्तराखंड की जनता को बचाना है, जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। और वहीं प्रदीप टमटा ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद है प्रदीप टमटा। संसद सत्र में सरकार की नाकामी का मुद्दा उठेगा, ऐसी बात उन्होंने बोली है। तेल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा भी संसद में उठेगा। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। सोमवार से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। मानसून सत्र से पहले जहां सत्तानसीन दल अपने तरीके से काउंटर अटैक की स्ट्रेटजी अपना रहा है, वहीं विपक्ष खास करके कांग्रेस सरकार पर हमलावर होने का मन बना चुकी है। आखिर किस तरीके की स्ट्रेटजी होगी, बात करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा साहब हैं। सर, कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी रहने जा रही है इस मानसून सत्र को लेकर? देखिए, कांग्रेस के सामने एकदम साफ स्थिति है कि जो कोविड सेकेंड लहर आई है फेज वेव 2 में 2.5 लाख से ऊपर मृत्यु हुई है सिर्फ मई और मई के महीने में। और कोरोना के साथ, कोविड के साथ ये त्रासदी है कि कांग्रेस ने, और कांग्रेस के लिए राहुल जी ने, जब कोविड फर्स्ट की वेव आने वाली थी फरवरी में चेतावनी दी थी कि महामारी आ रही है, सरकार संभल लीजिए। सरकार ने उस पर मजाक भी बनाया था, उन पर हमला भी किया था। उसके बाद कोविड 2 की वेव जब आने वाली थी, तमाम वैज्ञानिकों ने, एक्सपर्ट ने, राजनेताओं और कांग्रेस पार्टी ने भी उस समय भी चेतावनी दिया कि वेव पहले से हमको सबक लेना चाहिए। और ये हमारे प्रधानमंत्री थे कि जिन्होंने दुनिया के हर मंच पर कहा कि हमने कोविड 1 की फेज़ को जीत लिया है। और आपने देखा कि क्या दुष्परिणाम, जब आप रिलैक्स हो गए, आपने कहा हमने तो जीत लिया है, तो कोविड 2 में दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमण की दर वाला राष्ट्र भारत बना। एक दिन में मृत्यु की दर में हमने रिकॉर्ड काम किए, आज हम दूसरे नंबर पर हैं मृत्यु के संक्रमण के मामले में। तो अब कोविड फेज़ 3 की चेतावनी है, तो सरकार इन सवालों पर, आखिर आप इस फेलियर के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ने मान लिया, मोदी सरकार ने मान लिया, इसलिए कोविड की असफलता के आपने अपने स्वास्थ्य मंत्री को बदल दिया। सवाल है, इंजन दोषी है
या डब्बे डोसी, आपने डब्बों को बदला और इंजन पर कभी भी कोई सवाल नहीं उठा है। तो इस फेलियर पर कोरोना कोविड बहुत बड़ा इशू होने वाला जा रहा है। सोमवार और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।